नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग आज सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट में हम रेलवेज में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। आज पार्ट 1 वीडियो हम करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक करेंगे। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो था इंडिया में इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है, और ये कब की बात है? ये है बात 1615 से लेकर के 1618 AD तक की बात है। The first English factory of Bengal was set up on the banks of a river in 1651. 1651 में इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल का कौन से रिवर पे स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये हुगली रिवर के पास हुआ था। In which of the following places did the English open their factory in 1611 on east coast of India? तो इंग्लिश ने, अंग्रेज़ों ने पहला फैक्ट्री जो है, मतलब फैक्ट्री जो है 1611 में ईस्ट कोस्ट में कहाँ स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट किया था मसूलीपट्टनम में। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? तो सभी लोग को पता है सी रूट टू इंडिया किसने स्टार्ट किया था, किसने डिस्कवर किया था? वास्को ड गामा ने। और कब किया था? 1498 AD में। व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्टुगीज? तो पोर्टुगीज़ ने गोवा पे कब से कैप्चर कर लिया था? तो 1510 AD में गोवा को कैप्चर किया था पोर्टुगीज़ ने। द रूट टू इंडिया वेयर द फर्स्ट टू डिस्कवर ए सी। ठीक है, तो डिस्कवर ए सी तो आपको बताना है कौन सा है ये। तो ये पोर्टुगीज़ थे जिन्होंने फर्स्ट टू डिस्कवर द route to India through the sea, and that was Portuguese. The famous explorer wanted to come to India but instead landed on the shores of America. इंडिया आना चाहता था एक्सप्लोरर, लेकिन इंडिया के जगह पे अमेरिका पहुंच गया था। तो बताइए वो कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेनिश सेलर था वो। 1492 में पहुंच गया था अमेरिका। In which city of India did the East India Company set up their first trading center? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला ट्रेडिंग सेंटर कहाँ खोला था? तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने जस्ट बात किया है इसके बारे में। ठीक है, ये है सूरत में। क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज क्राउन्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो थी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब बनी थी? तो आपको बताना है कब बनी थी। तो ये कब बनी थी बताइए? ये बनी थी 1877 में। डैश वाज फॉर्म्ड, पूछा गया डैश वाज फॉर्म्ड टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज बट एट द लास्ट इट्स ट्रेड वाज लिमिटेड टू चाइना एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कौन सी कंपनी ऐसी थी जो ईस्ट इंडीज़ के साथ ट्रेडिंग करना चाहती थी, लेकिन बाद में चाइना और सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही रह पाई? वो कौन सी थी? तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द इंग्लिश रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर। कौन से ईयर में पहला चार्टर मिला था उनको, लाइसेंस मिला था? तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में क्या हुई थी? इस्टेब्लिश हुई थी। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया एट द इंसेप्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे रूलर कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे। वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। Before the rule of East India Company, India used to export soft cloths made of which fabric?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से पहले इंडिया सॉफ्ट क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट करता था। तो वो जो क्लॉथ करता था वो क्या चीज़ का फैब्रिक का बना हुआ होता था? तो ये फैब्रिक का बना होता था सिल्क और कॉटन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग इन इंडिया। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो सभी लोग को पता होना चाहिए 1600 से लेकर के 1612, 12 साल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन बाय, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था? तो जॉन कंपनी। कौन सा नाम था? जॉन कंपनी। In 1600 empowered the British East India Company to set up trade post in India। तो किन्होंने दिया था ये? तो अभी हमने जस्ट बात किया था, ट्रेडिंग करने का लाइसेंस किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था। व्हेन डिड द वास्को ड गामा केम टू इंडिया? अभी हमने जस्ट बात किया था 1498 में वास्को ड गामा इंडिया आया था। इन ईयर वास्को ड गामा was the first European who came to India via sea route। 1498 अभी हमने जस्ट बताया आप लोगों को। Before independence, which of the following was not French company? तो देश के आज़ादी से पहले कौन सा फ्रेंच कंपनी नहीं था, आपको ये बताना है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना भी नहीं था और गोवा भी नहीं था। तो इसके दो ऑप्शन सही होते, इसलिए आरआरबी ने इसको क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था इस क्वेश्चन को। तो पटना भी फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट नहीं था और गोवा भी फ्रेंच कॉलोनी कंपनी का कॉलोनी का पार्ट नहीं था। ठीक है। इन विच सेंचुरी द पोर्टुगीज ट्रेडर्स केम टू गोवा? तो पोर्टुगीज ट्रेडर कौन से सेंचुरी में आए थे? तो आपको ये बताना है कौन से सेंचुरी में आए थे। तो ये आए थे 16th सेंचुरी में। ठीक है। यूरोपियन ट्रेडर्स अराइव्ड नियर विच इंडियन सिटी विथ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा? तो वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। तो आपको बताना है कि कौन से यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे इंडियन सिटी को अराइव किए थे। तो उस समय पे कौन सी सिटी को अराइव किए थे बता दीजिए आप लोग। तो वो जो सिटी था वो कौन सा था? वो था कैलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा फर्स्ट केम टू इंडिया वाया विच सी रूट? कौन से सी रूट से वो इंडिया आया था? तो वो सी रूट था कपक दावू, केरला। कपक्कड़ दावू, कपक दावू, केरला। कैलिकट पोर्ट के पास था ये। नेक्स्ट, in 1662 Portugal had gifted which Indian city to the British King Charles II as part of the dowry of sister of the King of Portugal? तो 1662 की बात है, पोर्टुगल ने गिफ्ट कर दिया था किस इंडियन सिटी को? ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकेंड को, क्योंकि उसकी बहन के साथ उसने शादी किया था। तो किंग ऑफ पोर्टुगल बने थे वो। तो आपको बताना है वो कौन सा। तो आप सभी लोग को पता है बॉम्बे गिफ्ट कर दिया था सिटी को। वेयर इज़ द केप ऑफ गुड होप? गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? तो सभी लोग को पता है ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। अरेबियन मर्चेंट्स हैड एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स थ्रू रेड सी एंड मेडिटेरियन पोर्ट इन कंट्रीज। अरेबियन सी मर्चेंट जो है इंडियन गुड्स को रेड सी के थ्रू क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, और मेडिटेरियन पोर्ट में। तो कौन कौन से कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे वो यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है। तो कौन कौन से कंट्रीज़ में भेजते थे ये? यूरोपियन कंट्रीज़ में।
गोवा इज कंकर्ड बाय द डैश, तो गोवा को किसने कंकर किया था? पोर्टुगीज ने किया था, सभी लोगों को पता है। वास्को दा गामा आए थे। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फाउंड हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1664। इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुआ था, मालूम होना चाहिए आपको, जिसको अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं, और मराठास के बीच में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2। चैप्टर 2 है राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठास, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मराठास, चैप्टर 2। चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इन विच ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुआ था किसके बीच? अफगान रूलर अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी, अब्दाली भी बोलते हैं इसको, और किसके बीच में? मराठास के बीच में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें अहमद शाह दुर्रानी इसको जीत गए थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और मराठास हार गए थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन द ईयर, अभी हमने जस्ट बताया 1761। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था और किन के बीच में लड़ा गया था। Who fought to अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? मराठास की हार हो गई थी इसमें। और ये कब हुआ था? 1761 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सब लोग। मराठास were lost their power in being defeated from अहमद शाह अब्दाली by in which year? तो 1761। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इन 1660s शिवाजीज यूज tactics and military strategies to lead a series of attacks। तो किस टाइप का टेक्टिक यूज़ करते थे वो, तो आपको पता होना चाहिए। ये गुरिल्ला स्ट्रेटेजी था। कौन सा था? गुरिल्ला स्ट्रेटेजी शिवाजी यूज़ करते थे। शिवाजी वॉज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट? शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था शिवाजी का। तो अगर मैं बता दूं इनका जन्म कब हुआ था, तो 19th फरवरी 1630 में, 1630 लिखना चाह रहा था, तो 19 फरवरी 1630, 19 फरवरी, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं लोग, ठीक है। 19 फरवरी 1630 शिवाजी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कौन से फोर्ट पे? शिवनेरी फोर्ट पे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैड अपॉइंटेड ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स विच वाज नेम्ड अष्टप्रधान द सुप्रीम हेड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो ये शिवाजी ने ही 8 लोगों को अष्टप्रधान का दर्जा दिया था, जिसमें एक थे अमत्य मजुमदार, दूसरे थे सचिव, तीसरे थे वाकानविस, अगले थे सेनापति, फिर थे सुमंत या दाबीर, फिर न्यायाधीश और फिर पंडित राव। और सबसे जो ऊंचा पद था वो था पेशवा का, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जैसा। द ट्रीटी ऑफ सालवाई was signed in May 1782।
विच सेटल्ड फर्स्ट एंग्लो मराठा वेयर। तो मई 1782 में एंग्लो मराठा वार हुआ था, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ सालबाई का सिग्नेचर हुआ था। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे नेगोशिएशंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ बेसिंग वाज साइंड इन विच ईयर। तो ट्रीटी ऑफ बेसिंग जो है कौन सी ईयर में हुआ था? 1802 में हुआ था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव। तो ये ट्रीटी साइन हुआ था बाजीराव के बीच में, और उसमें बाजीराव में कौन सा? बाजीराव सेकंड के बीच में ट्रीटी ऑफ बेसिंग जो है साइन हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवरल वार्स वेयर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया टू इंक्रीज देयर कंट्रोल इन इंडिया, बट विच ऑफ द फॉलोइंग वार वाज नॉट इंक्लूडेड इन देम। तो कौन सा नहीं हुआ था? एंग्लो बंगला वार कभी तो हुआ ही नहीं। एंग्लो मराठा हुआ था, एंग्लो सिख हुआ था, एंग्लो मैसूर हुआ था। ब्रिटिश हर कैप्चर पंजाब पे कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। कब? 1849 में कर लिया था। When under the leadership of La Bourdonnais, French conquered war was fought, then the first Carnatic। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हुआ था ये? मद्रास। कहाँ पे? तो फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज फॉट। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, which place was considered as the nerve center of Indian nationalism? इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर कौन सा था? वो बंगाल था। सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल, was defeated in Battle of Plassey in the year। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन सी ईयर में? 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, के साथ हुआ था ये लाइट। विच प्लेस वॉज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसको बोलते हैं? वो था अवध। ठीक है, अवध को बोलते थे, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसका करेक्ट आंसर अवध होगा। लास्ट रूलर या निज़ाम हैदराबाद के कौन थे? तो इसके जो थे मीर ओस्मान अली खान। मीर ओस्मान अली खान जो थे लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यूज एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय मुगल्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया था ताकि वो लोग टैक्स कलेक्शन कर सके बंगाल बिहार उड़ीसा से, और बंगाल मुगल्स ने ये उनको राइट्स दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। विच प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज टीपू सुल्तान एसोसिएटेड विद। तो टीपू सुल्तान वाज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो ही वाज एसोसिएटेड विद कर्नाटका, बट इन कर्नाटका देयर इज ए प्लेस कॉल्ड श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटका। ठीक है,
इन विच वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फाउंड, सबको पता है बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था लड़ाई, तो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? इंग्लिश और हेक्टर मुनरो, अंग्रेज और हेक्टर मुनरो, इंग्लिश और किसके बीच में? हेक्टर मुनरो। ठीक है, इंग्लिश की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, और दूसरे साइड थे कौन थे? अवध के सिराजुद्दौला थे। अवध के कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। और शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, और नवाब बंगाल भी थे। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने लिखा है। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, तो मीर ऑफ कासिम, शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला, ये तीनों मिल करके बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ये तीनों मिल करके भी अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाए। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे? आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ बक्सर 1764। हु वाज द नवाब बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी, तो बैटल ऑफ पलासी के टाइम पे नवाब कौन थे बंगाल के? तो हमने जस्ट बात किया है अभी, कौन थे? तो ये थे सिराजुद्दौला। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी के टाइम पे भी नवाब बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला। The British achieved political power in India after the Battle of Plassey. In which year the Battle of Plassey was fought? The Battle of Plassey was fought in 1757. कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने अभी बताया था बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। तो ये बात याद रखिएगा कि पलासी पहले हुआ था और बक्सर बाद में हुआ था। ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, द बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस, फिर से वही क्वेश्चन, ऑन विच रिवर, तो कौन से रिवर पे, ये आपको बताना है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये भागीरथी रिवर में। कौन सा रिवर है? भागीरथी। द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो ये पता होना चाहिए, हुआ था नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, तो बैटल ऑफ पलासी 1757 और बक्सर 1764। इन द बैटल ऑफ पलासी इन 1757 हु लेड द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया? हेक्टर मुनरो मैंने बताया था, लेकिन वो था बैटल ऑफ बक्सर में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी चीफ कौन थे? तो आर्मी चीफ थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव थे बैटल ऑफ पलासी के टाइम पे। हु फॉट द बैटल ऑफ पलासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैटल ऑफ पलासी में कौन लड़े थे? तो मैंने जस्ट बताया था सिराजुद्दौला। ठीक है, When did the British Army under Ayrkut defeated Hyder Ali at Porto Novo and save Madras? ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रिटिश आर्मी में कब, ठीक है, किसके अंतर्गत आयरकूटे जो थे और हैदर अली को पोर्टो नोवो में डिफीट कर दिया था और मद्रास को बचा लिया था। तो ये कौन सा था? तो ये कौन सा समय था? तो ये समय जो था वो था जुलाई का 1781 की जुलाई में, इन द बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, तो पलासी 1757 और बक्सर का कब हुआ था? 1764। चलिए, बैटल ऑफ पलासी, हु लेड द ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो हमने अभी बताया था पलासी में रॉबर्ट कौन थे? क्लाइव थे।
ये सर मैंने भी जस्ट आपको बताया था ये बात, है ना। रॉबर्ट क्लाइव। Which of the following incidents took place after the victory of British in the Battle of Plassey in 1757? तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जिसमें रॉबर्ट क्लाइव आर्मी चीफ थे, तो उसके बाद क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे तो क्या हुआ था, रिजल्ट क्या निकला? तो रिजल्ट क्या निकला ये बताना है आपको। जो ट्रेड है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक्सपेंड हो गया था। हाउ मेनी वार्स वाज फॉट बिटवीन बाय द ब्रिटिश विथ मैसूर? तो मैसूर में ब्रिटिश के साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं? तो आपको पता होना चाहिए 4, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 to 69, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 to 84, थर्ड एंग्लो मैसूर वार इज 1790 to 92 और फोर्थ है 1799। फर्स्ट का मैंने क्या बोला आपका, 1767 से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इसको बोलते थे एंग्लो मैसूर वार, 67 से लेकर के 69 फर्स्ट। सेकंड जो थे वो कौन थे? सेकंड आपको बताना है कौन सा था, अभी मैंने बताया था आपको 1780 से लेकर 84 तक। थर्ड कौन सा था? थर्ड कौन सा था? 1790 से लेके 92 तक, और फोर्थ 1799 में, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार। द थर्ड मैसूर वाज फाउट बिटवीन, मैंने आपको जस्ट बताया था, पहला 1767 से 69, फिर 80 to 84, थर्ड था 90 से 92 और लास्ट था 1799। तो 67 से 69, 80 to 84, 90 to 92 और 99। 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। Who was died in the fourth Anglo-Mysore War at श्रीरंगपट्टम? श्रीरंगपट्टम, तो श्रीरंगनापट्टम जो था वहाँ पे किनका डेथ हो गया था ये आपको बताना है। तो टीपू सुल्तान जो थे बहुत अच्छे रूलर रहे ये, लेकिन इनका 1799 में डेथ हो गया। 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। हैदर अली वाज द रूलर ऑफ, अभी मैंने बताया हैदर अली जो थे वो कहाँ के रूलर थे? मैसूर के रूलर थे। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर इस्टेब्लिश्ड द ब्रिटिश रूल ओवर द, तो ये जो प्लासी का है या बक्सर का है, ये जो लड़ाई हुई, ठीक है, उसके वजह से ब्रिटिश ने कहाँ रूल करना स्टार्ट कर दिया था? तो इससे उनको मिल गया बंगाल में रूल। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन, तो आपको बताना 1757 है, ये बात तो आपको पता है, 23 जून, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, ओके सॉरी 1757 है, सॉरी 1757, इट्स नॉट 1657, 1757। अंडर होम लीडरशिप द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बाय ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी जब लड़े थे ब्रिटिशर्स, तो रॉबर्ट क्लाइव, मैंने अभी आपको बताया था कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का था, लेकिन अगर बक्सर का पूछता तो कौन होता? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हेक्टर मुनरो, ठीक है। मुर्शिद कुली खान declared himself as the नवाब of Bengal and shifted his capital from ढाका to, उसने मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया बंगाल का, और ढाका से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया था उसने? तो उसने शिफ्ट कर दिया था मुर्शिदाबाद। कहाँ पे कर दिया था? मुर्शिदाबाद। हैदर अली साइंड द ट्रीटी ऑफ मद्रास with Britishers in which they both agreed to help each other against their common enemy। हैदर अली ने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया जिसमें कि उन्होंने बोला कि कॉमन अगर कोई एनिमी मिला तो लोग साथ में मिलके लड़ेंगे।
ठीक है। तो वो कौन कॉमन एनिमी कौन थे? मराठा। दिस वाज द लार्जेस्ट फ्यूडल स्टेट्स बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्यूडल स्टेट इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले कौन थे। तो ये था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद पहले इंडिया का पार्ट नहीं था हैदराबाद, लेकिन बाद में हैदराबाद इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वाज एंडेड विथ विच ट्रीटी? थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था वो कौन सी ट्रीटी के साथ ख़त्म हुआ? ये हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। ठीक है, थर्ड मैसूर वार ख़त्म हुआ। तो इसमें कौन कौन लोग थे? ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान, ये दोनों लोग मिलके साइनिंग हुई थी। ठीक है, Dash is one of the largest place in India which is also known as Amba Vilas and it is also the official residence of Wadiyar dynasty। तो एक लार्जेस्ट पैलेस कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, वो मैसूर पैलेस है। कौन सा? मैसूर पैलेस है। ठीक है, वादिया डायनेस्टी का ये जो है ना ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। इन विच सिटी टीपू सुल्तान मॉस्क इज़ लोकेटेड? टीपू सुल्तान की जो मस्जिद है वो कहाँ पे लोकेटेड है आज भी? वो है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। इन विच ईयर डिड दादा भाई नौरोजी बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स इन द यूनाइटेड किंगडम? तो दादा भाई नौरोजी कौन से साल में फर्स्ट हाउस ऑफ कॉमन्स जो यूनाइटेड किंगडम के होते थे उसके इंडियन मेंबर बन गए थे दादा भाई नौरोजी? कौन से साल की बात है ये आपको बताना है, कौन से ईयर में हाउस ऑफ कॉमन्स में बन गए थे। तो ये था 1892। तो इसी के साथ हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 4, और इसका नाम है कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या नाम है? कॉलोनियल इकोनॉमी। चलिए, तो 1892 में हाउस ऑफ द कॉमन्स के मेंबर बन गए थे, पहले इंडियन मेंबर बन गए थे दादा भाई नौरोजी। काफ़ी टैलेंटेड थे ये। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? देश के आज़ादी से पहले पहला पर्सन कौन था जो देश के गरीबी के बारे में, भारत देश के गरीबी के बारे में डिस्कस किए थे, कंसेप्ट लेकर आए थे? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। Who was the first Indian origin ruler to accept the system of subsidiary alliance? इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट रूलर कौन थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस के लिए क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। तो वो कौन थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। According to the Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces by the East India Company। देखिए, कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी अलाउ नहीं किया था कि इंडिया के पास खुद का इंडिपेंडेंट रूलर्स होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको बताना है कि ऐसा किसके अंदर बात की गई है। ये बात हुई थी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के अंदर। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के अंदर इंडियन रेलवे रूलर्स के पास कभी अलाउ नहीं किया गया था कि उसके पास इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस होंगे। ठीक है, इंडियन रूलर्स के पास। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? तो फर्स्ट इंडियन नेटिव कौन थे जो सब्सिडियरी अलायंस के सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था? वो कौन थे? तो वो थे आपके निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कौन थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। अंडर विच वायसराय वाज द परमानेंट
सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793, याद रखिएगा ये डेट। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कब आया था? 1793। लेकिन किसके वायसराय के समय पे? उसमें वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, आपको ये बताना है। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के टाइम पे गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफ इंडिया इन 1853, सबको पता है 16 अप्रैल 1853, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। तो वो कौन सा था? द रेलवेज, ठीक है। 34 किलोमीटर्स तक बोरीबंदर, थानी टू बोरीबंदर, डेट है 16 अप्रैल 1853। और कौन थे? लॉर्ड डलहौसी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और डेट है, ठीक है। तो बोरीबंदर से थाने तक ये ट्रेन चली थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द रेलवेज। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज ऑपरेटेड बिटवीन, अभी मैंने बताया था बॉम्बे एंड थाने, बोरीबंदर बोलिए अब बॉम्बे एंड थाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द रेलवे इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर पैसेंजर्स? 1853, अभी मैंने बताया आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज स्टार्टेड? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही थाने जगह है और महाराष्ट्र में ही बोरीबंदर जगह है, ठीक है। इन 1853 AD, in 1853 AD, the first rail route was opened for the journey from Bombay to Thane. When was the first passenger train run in India? 1853. The revenue system, next point है, the revenue system introduced to be known as the रियोतवारी system. रियोतवारी सेटलमेंट, रेवेन्यू सिस्टम को ना रियोतवारी सेटलमेंट भी कहा जाता था, जो एक लैंड रिवेन्यू का कंसेप्ट था, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कहाँ का था। तो वो कौन सा था? बॉम्बे डेकन। कौन सा? बॉम्बे डेकन। रियोत का मतलब होता है पीजेंट कल्टीवेटर्स यानी फार्मर्स। Who among the following calculated per capita income of India in 1867 and published in his book Poverty and Un-British Rule in India? बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में पूछा है, लेटेस्ट पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये बुक लिखा गया था, जिसमें कि पर कैपिटा इनकम को जो है कैलकुलेट किया था। किन्होंने किया था इसको? कैलकुलेट किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने किया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इनको इनवाइट किया गया था एज ए मेंबर, इंडियन मेंबर। इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर दीवानी राइट्स ओवर बंगाल एंड बिहार? बंगाल और बिहार का दीवानी राइट्स कब मिला था? तो 1765। कौन से ईयर में? 1765 में दीवानी राइट्स मिला था, ठीक है। The first textile mill in India was established at Fort Gloucester near in 1818. 1818 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है इंडिया में बना था। वो कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कैलकाटा में। The first revenue settlement in the Bombay Deccan came into the operation in the year. अभी हमने जस्ट बात किया था, रियोतवारी सिस्टम के बारे में भी हमने बात कर लिया है। अभी फ़िलहाल रिवेन्यू सेटलमेंट जो है बॉम्बे डेकन में ऑपरेशन कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1820 में, 1820 में। इन विच ईयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट ब्रॉट इनटू इफेक्ट बाय द ईस्ट इंडिया का? परमानेंट सेटलमेंट जो था ये सभी लोग को अभी हमने बताया आपको, ये कौन से ईयर में था? 1793, ठीक है, 1793। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन, कॉलोनियल रूल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस
कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताना है कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस, तो ये था बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। हु वाज द राजा ऑफ बर्दवान व्हेन पार्लियामेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड, परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड। तो जब परमानेंट सेटलमेंट हो रहा था तो उसमें बर्दवान के राजा कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके तेजचंद। कौन थे बर्दवान के राजा? तेजचंद। ब्रिटिश हैज़ डिवाइडेड द टेररिस्ट इन इंडिया इनटू प्रोविंस, पूरे भारत के टेरिटरीज को उन्होंने अलग अलग प्रोविंसेस से बांट रखा था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, और ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या नाम रखा था, उसका क्या नाम रखा था बताइए ज़रा। इसको प्रेसिडेंसी बोला था। क्या बोला था? प्रेसिडेंसीज। तो प्रोविंस को ही इन्होंने क्या बोला था? प्रेसिडेंसीज। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा, ये सब आ जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। When was the India's first jute mill established before independence? देश की आज़ादी से पहले, ठीक है, फर्स्ट जूट मिल इंडिया का पहले इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको बताना है कहाँ पर हुआ था फर्स्ट जूट मिल। तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। डैश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताना। तो इंट्रोड्यूस किया था उसने क्या? परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। ठीक है, इन 1793 डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो परमानेंट सेटलमेंट अभी हमने बात किया इसके बारे में। डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1830। डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1813 सेंट्रल प्रोविंस, प्रेजेंटली वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब। तो 1830 में कौन सा सिस्टम को लगाया था, तो वो था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी, ठीक है, प्रेजेंट डे वेस्ट यूपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश और कुछ पंजाब के पार्ट को महलवाड़ी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? महलवाड़ी सिस्टम। रियतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 या फिर 1820। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1820। ठीक है, तो याद रखिएगा रियतवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए रियतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश एंड मद्रास। तो रियतवाड़ी सिस्टम कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको बताना है। ये हुआ था कहाँ पे? बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में और मद्रास में हुआ था। बॉम्बे एंड मद्रास। इन डैश एंड मद्रास था, तो बॉम्बे एंड मद्रास। डैश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इजरेदारी सिस्टम। ठीक है, ये आपको बताना है। वेयर राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वाज ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर 5 years। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करेगा, तो ये सारे डिस्कशन और ये सारे राइट्स किसने दिया था? वॉरेन हास्टिंग्स ने। और ये बात है 1773 में। ठीक है, तो इज़ादारी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ऑक्शन करता था, जो हाईएस्ट बिडर बनेगा 5 साल के लिए दे देता था वो लैंड उसके नाम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। तो वॉरेन हस्टिंग्स ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भी हुआ था, जो हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 5, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया।
ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। चलिए क्वेश्चन 97 का जवाब देंगे। वुड्स डिस्पैच वाज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू कौन सा? एजुकेशन। Who founded the Muhammad and Anglo-Oriental College in 1875 which later became अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था या हु फाउंडेड इट? तो आपको पता होना चाहिए, ये थे सईद अहमद खान। कौन थे? सईद अहमद खान। 1875 की बात है। इन विच ईयर वाज द विलियम हंटर कमीशन फॉर्म टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया का जो एजुकेशन का जो प्रोग्रेस था वो कौन से ईयर में विलियम हंटर कमीशन ने इसको फॉर्म किया? तो आपको बताना है कौन सी ईयर में। तो ये था 1882 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैड एडवोकेटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। देखिएगा, देश में वेस्टर्न एजुकेशन होगा और इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में होगा, तो ये बात का एडवोकेसी किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि मॉडर्न इंडिया में इंडिया का एजुकेशन जो है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने ही एडवोकेसी की थी। ठीक है, जिसमें कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आ पाया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियोस। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया वीडियो। ठीक है, और इसी के साथ जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दिस इज़ प्रोफेसर रवि रंजन सर। आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।